हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 12 कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन, जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, महत्व। क्या महत्व है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का? मैनेजमेंट प्रिंसिपल इतना ज़रूरी क्यों है हमारी लाइफ में? अगर आपको एक मैनेजर बनना है, अच्छा मैनेजर अगर एक बनना है आगे चल के, तो आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्यों आना चाहिए? मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नॉलेज आपको क्यों होना चाहिए, वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो इंसाइट देगा मैनेजर को। इंसाइट मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग देगा। किस चीज़ का डीप अंडरस्टैंडिंग देगा? तो ऑर्गेनाइजेशन को आप डीपली अंडरस्टैंड करने लगोगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम को आप डीपली अंडरस्टैंड करने लगोगे। अब ये अंडरस्टैंडिंग से क्या फ़ायदा होगा? अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप उसका फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। जब आप ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझने लगोगे, जब आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझने लगोगे, तो उस प्रॉब्लम का फिर सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आप सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल करने लगोगे। इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको इंसाइट देगा, डीप अंडरस्टैंडिंग देगा, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड कर पाओ, आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाओ, और अंडरस्टैंड करने के बाद प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड आउट कर पाओ, सिचुएशन को हैंडल कर पाओ। सेकेंड पॉइंट है हेल्पफुल इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि रिसोर्सेज क्या होता है। तो रिसोर्सेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप के होते हैं। रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज होता है और दूसरा है मैन पावर रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर आता है मनी, मटेरियल, मशीन। 3M याद रखना है आपको, मनी, मटेरियल, मशीन, ये फिजिकल रिसोर्सेज है। और मैन पावर रिसोर्सेज के अंदर एक आता है लेबर। ये दोनों रिसोर्सेज मिलाकर ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है। सो रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, फिजिकल और मैन पावर। फिजिकल रिसोर्सेज, मैन पावर रिसोर्सेज, दोनों की ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत सारा है, लेकिन रिसोर्सेज को यूज़ करने आना चाहिए। तो यूज़ करने को बोलते हैं यूटिलाइजेशन करना, रिसोर्सेज को यूज़ करना। लेकिन सिर्फ यूज़ करने से काम नहीं चलेगा, अच्छे से यूज़ करना है रिसोर्सेज को, इसीलिए उसको बोलते हैं इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफ़िशिएंट मतलब होता है प्रॉपरली, अच्छे से, प्रॉपरली यूज़ करना है रिसोर्सेज को विदाउट एनी वेस्टेज। तो ये कैसे होगा? हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कैसे करेंगे? तो ये हमको मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल की स्टडी करके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के नॉलेज से आप रिसोर्सेज को इफ़िशिएंटली यूज़ कर पाओगे। सो ये चीज़ आपको सेकेंड पॉइंट में लिखनी है। पहले तो आप रिसोर्सेज के बारे में बताओ कि दो टाइप के रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज, मैन पावर रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है, ये आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से हम रिसोर्सेज को इफ़िशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट, साइंटिफिक डिसीजन। कंपनी में डिसीज़न लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बिना डिसीज़न के कोई भी काम नहीं होता है। आप जनरली अपने लाइफ में भी अगर देखोगे तो हमारी लाइफ में डिसीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कंपनी में सोचो कितने बड़े बड़े डिसीज़न लेने होते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में एक छोटा सा डिसीज़न लेने के लिए 10 बार सोचते हैं। तो कंपनी में अगर एक डिसीज़न लेना है, करोड़ों का डिसीज़न होता है वहाँ पर। अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, प्लांट स्टार्ट करना है, तो करोड़ों का अमाउंट है। अगर एक रॉन्ग डिसीज़न हुआ तो पूरा लॉस में चला जाएंगे। तो कंपनी में जो हम डिसीज़न लेते हैं वो ऐसे नहीं ले सकते, उसके लिए काफ़ी कैलकुलेशन करना होता है, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ मीटिंग्स करनी होती है। तो वो डिसीज़न जो कंपनी के अंदर लेते हैं काफ़ी कैलकुलेशन करके, उस डिसीज़न को बोलते हैं साइंटिफिक डिसीज़न। साइंटिफिक डिसीज़न वो होता है जो काफ़ी कैलकुलेशन के ऊपर बेस होता है, और साइंटिफिक डिसीज़न लेने से ही कंपनी को हम प्रॉफिट मेकिंग बना सकते हैं। सो आप बोलोगे साइंटिफिक डिसीजन क्या होता है? साइंटिफिक डिसीजन वो है जहाँ पे सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन होता है। ऐसा डिसीजन जो सिस्टमैटिक हो, ऐसा डिसीजन जो बैलेंस हो, उस डिसीजन को हम बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन से फ़ायदा ये होता है कि हम क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे डिसीजन को बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजन।
मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, साइंटिफिक डिसीजन में 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला है कि साइंटिफिक डिसीजन बैलेंस होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। दूसरा है साइंटिफिक डिसीजन क्रिटिकल सिचुएशन को भी हैंडल कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और साइंटिफिक डिसीजन वो होता है जो काफ़ी कैलकुलेशन करके लिया जाता है, कुछ फॉर्मूलेज उसके होते हैं, उसको हम साइंटिफिक डिसीजन बोलेंगे। नेक्स्ट 4th पॉइंट स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कंपनी के अंदर सिर्फ हम प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, लेकिन यही ज़रूरी नहीं है। कंपनी कहाँ से आई है? कंपनी सोसाइटी से बनी है। अगर सोसाइटी नहीं तो कंपनी भी नहीं, क्योंकि जो भी कंपनीज़ होती है वो सोसाइटी के ऊपर ही बेस होती है। जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो सोसाइटी में जाके सेल होता है, सोसाइटी से हम पैसे कमाते हैं। इसीलिए सोसाइटी के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये सोसाइटी की जिम्मेदारी कौन समझाएगा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर की हेल्प करेगा ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सामाजिक जिम्मेदारी को। सो आप ये मत सोचना कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ मैनेजमेंट की बात करता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ रिसोर्सेज को हैंडल करने की बात करता है। नहीं, ये सब बात तो वो करता ही है, लेकिन इसके अलावा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाता भी है। अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को ठीक से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तो आप ये भी समझ पाओगे कि समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें समाज के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जैसे कि कम प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचना। प्राइस कम रखो, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखो, उसको हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्कर को अच्छा इन्वायरमेंट देना काम करने के लिए। अब वर्कर कंपनी में आ रहा है तो उसको अच्छी जगह दो, साफ़ सुथरी जगह दो, पीने का पानी होना चाहिए, वेंटिलेशन वहाँ पे होना चाहिए। ऐसे इसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। वर्कर को अच्छा रेमुनरेशन देना चाहिए, रेमुनरेशन मतलब अच्छी सैलरी, अच्छा वेजेस वर्कर को देना चाहिए। तो ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट होता है, और ये सारी चीज़ें आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझाता है। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मदद से आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करोगे और फिर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल भी कर पाओगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो पहले मैं आपको रिसर्च और डेवलपमेंट का मतलब समझाता हूँ कि कोई भी काम करने के लिए काफ़ी रिसर्च करना होता है, और रिसर्च करने के बाद ही हम उसके अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आगे चल के मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल। हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल बनाए हैं जिसको आप अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, और मैनेजमेंट में भी काफ़ी वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसको हर मैनेजर को यूज़ करना चाहिए। अब जो हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल बनाए हैं, उसने कई सालों पहले बनाए, कम से कम कितने 100-150 साल हो गए उस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को बने हुए। अब आप सोचो, वो 100 साल पहले का जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल ने बनाया हुआ है, उसको अगर मैं आज की लाइफ में यूज़ करूँगा तो क्या वो उतना यूज़फुल रहेगा? उतना यूज़फुल नहीं रहेगा, क्योंकि आज का वर्ल्ड चेंज हो गया है। सोचो, आज से 100 साल पहले की दुनिया कैसी थी और आज की दुनिया कैसी है, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो हेनरी फ्यूल ने जो 14 प्रिंसिपल बनाए थे वो 100 साल पहले की दुनिया को देखकर बनाए थे, और आज का वर्ल्ड काफ़ी चेंज हो चुका है। इसीलिए हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल है वो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उनको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। हेनरी फ्यूल ने जैसा बोल के गया, हमको सेम वैसा ही यूज़ नहीं करना है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करना है, मॉडिफाई करना है। तो आप सोचो, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल को आप चेंज कैसे करोगे? उसके लिए पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा। पहले आप रिसर्च करोगे, उसके बाद उस प्रिंसिपल में कुछ चेंजेस करोगे, उसका डेवलपमेंट करोगे। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, वो हमको कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, इनकरेज करता है कि आप रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहो टाइम टू टाइम। क्योंकि अगर आप रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करोगे और आप वो पुराने वाले प्रिंसिपल को एज इट इज़ यूज़ करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में लॉस होगा, आप प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि पहले के जो प्रिंसिपल थे वो काफ़ी पुराने हो गए हैं, उन प्रिंसिपल को हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाना पड़ेगा, और चेंजेस लाने के लिए हमको रिसर्च करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं हमारा, हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो तालमेल रखना, एक तालमेल में काम होना चाहिए। जैसे कि कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं,
कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इन सारे डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, उनके बीच में एक तालमेल होना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ करो परचेज डिपार्टमेंट ने सामान परचेज ही नहीं किया कंपनी के अंदर, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा कैसे उसको? अगर परचेज डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर रुक जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रुकेगा तो पैकिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सब के सब डिपार्टमेंट रुक जाएंगे। इसीलिए सारे डिपार्टमेंट का एक कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, और उस डिपार्टमेंट के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कैसे आएगा? मैनेजमेंट प्रिंसिपल की हेल्प से आएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको हेल्प करेगा ताकि आप कंपनी में कोऑर्डिनेशन कर पाओ और कंपनी को कोऑर्डिनेट कर पाओ। चलो लास्ट पॉइंट में आते हैं, डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अप्रोच मतलब होता है सोच। एक मैनेजर की जो सोच होती है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। मैनेजर अगर कुछ भी सोचता है तो वो ऑब्जेक्टिव मैनर में सोचना चाहिए, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। और ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे पॉसिबल होगा? मैनेजमेंट प्रिंसिपल की हेल्प से। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर की हेल्प करेगा ताकि उसकी जो सोच है वो ऑब्जेक्टिव हो जाए। तो आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव अप्रोच का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आया हुआ है तो प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिल जाए और साथ में हमारा गोल भी अचीव हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को कोई प्रॉब्लम आ गया सामने तो हम प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने लगते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते हम कोई अलग डायरेक्शन में ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम का सल्यूशन तो मिल जाता है लेकिन हम लोग एग्जैक्टली देखा जाएगा तो हम लॉस में जा रहे हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और साथ में आपने जो टारगेट अपना रखा था, आपने जो ऑब्जेक्टिव अपना रखा था वो ऑब्जेक्टिव भी आपका कंप्लीट हो जाए। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और एग्ज़ाम में ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी आ सकता है या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी आ सकता है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, आपको सेम इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है। और एग्ज़ाम में लिखने का तरीका ये होगा कि आपको पॉइंट्स याद रखने हैं और अंदर के जो उसके एक्सप्लेनेशन है वो आपको खुद से अपने ओन वर्ड्स में डालने हैं। बुक का रट्टा नहीं मारना है, खुद से बनाओ।